हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा था द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि ग्रुप 15 में हमने नाइट्रोजन फैमिली को हम पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन फैमिली में और भी तत्व आते हैं नाइट्रोजन के अलावा। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात की थी, उसके अलग अलग गुणधर्मों को पढ़ा था और फिर नाइट्रोजन के अलग अलग यौगिकों के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, उन यौगिकों को किस प्रकार बनाया जाता है और अलग अलग प्रकार से वो यौगिक किस प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम फास्फोरस को लेकर चलेंगे, क्योंकि फास्फोरस के बारे में आप पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। फास्फोरस के गुणधर्म, उसके अलग अलग प्रकार आपने पढ़े कि फास्फोरस आपके कितने रूपों में पाया जाता है, और वहीं पर फास्फोरस के हाइड्राइड की बात हुई थी तो पीएच3 यानी कि फॉस्फीन के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज के सेशन में हैलाइड की बात करेंगे फास्फोरस के, ओके, जो कि दो तरह से आपको मिलेंगे, px3 और px5 के रूप में। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, द पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ जैसे नाइट्रोजन के आपने अलग अलग यौगिक देखे, जिसमें नाइट्रिक एसिड था, उसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, पोस्ट शॉर्ट प्रोसेस को आपने अलग अलग स्टेप्स में समझा था, और इसके स्ट्रक्चर की बात की थी, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था। प्रॉपर्टीज हमने HNO3 की देखी थी, जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। ओके, इस प्रकार से HNO3 को समझा। फिर रिएक्शंस देखी उसकी अलग अलग तत्वों के साथ, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ। ओके, यूजेस देखे थे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 की। ओके, देन फास्फोरस की अलग अलग फॉर्म्स की बात हुई थी। तो आपने 3 फॉर्म में जो फास्फोरस होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो 3 फॉर्म आपके कौन कौन से थे? 3 अपर रूप आप इनको बोल सकते हैं। श्वेत फास्फोरस यानी कि व्हाइट फास्फोरस, आपका लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस, एंड ब्लैक फास्फोरस जो कि काला फास्फोरस जिसको आप कहते हैं। तो ये तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म को अच्छे से समझा था। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इनके स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाए गए थे कि किस प्रकार से फास्फोरस एक दूसरे फास्फोरस के परमाणु से जुड़ता है अलग अलग रूपों में। ओके, फिर हमने फास्फोरस के हाइड्राइड फॉस्फीन की बात की थी। इसकी प्रिपरेशन हमने देखी थी कि किस प्रकार फॉस्फीन को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, और स्ट्रक्चर फॉस्फीन का समझा था, जो कि अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर फॉस्फीन देता है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई थी। तो ये कैसा होता है? इट इज अ कलरलेस गैस which with unpleasant smell of rotten fish or garlic. It is highly poisonous in nature. It is heavier than air. Vapor density is equals to 17 and is slightly soluble in water. On cooling to 185.5 Kelvin, phosphine condenses to a liquid, and on cooling to 139.5 Kelvin, it solidifies. It is slightly soluble in water. The solution of pH in water decomposes in presence of light, giving red phosphorus and hydrogen. तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी तो व्हेन अब्सॉर्ब इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन, द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स आर ऑब्टेन। तो फॉस्फाइड्स आपको प्राप्त हो रहे थे, तो कॉपर सल्फेट के साथ pH3 की रिएक्शन की थी फॉस्फीन की, तो क्या प्राप्त हुआ था? कॉपर का फॉस्फाइड यानी क्यूप्रिक फॉस्फाइड आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ओके, और वहीं पर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराए जाएंगे तो फिर आपको क्या प्राप्त हुआ था? मर्क्यूरिक फॉस्फाइड प्राप्त हुआ था। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई थी। ओके, एंड फॉस्फीन इज वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया कैसा होता है? कम क्षारीय होता है। गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विद एसिड्स। ओके, क्या देता है? फॉस्फोनियम कंपाउंड देता है एसिड के साथ रिएक्ट करने पर। तो यहाँ पर हमने HBr के साथ रिएक्ट करवाया था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, किसको? pH3 को। तो क्या प्राप्त हुआ? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड आपको प्राप्त हो गया था। ओके, यूजेस देखते हैं फॉस्फीन के। इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग
horn signals for the ships to know about the position of the rocks in the sea. फॉस्फीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रिपेयरिंग हॉर्न सिग्नल, हॉर्न सिग्नल प्राप्त करने के लिए फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। और ये हॉर्न सिग्नल से क्या प्राप्त चलता है? जो शिप चलती है, जैसे समुद्र में जो जहाज चलते हैं, तो समुद्र में क्या होता है, अंदर कई प्रकार की रॉक्स यानी कि चट्टानें होती हैं, तो उन चट्टानों की पोजीशन का पता करने के लिए हॉर्न सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ओके, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स इन वॉरफेयर। कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फॉस्फीन which burn in air to form P4O10 which act as a smoke screen. Okay, स्मोक स्क्रीन को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि वॉरफेयर में लाभदायक होते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोरस के हैलाइड। ओके, फॉस्फोरस हैलाइड, या आप क्या कहेंगे इसको? फॉस्फोरस के हैलाइड। तो फॉस्फोरस के हैलाइड, तो फॉस्फोरस जो होता है वह आपका वो दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका PX3, यानी एक फॉस्फोरस का एटम 3x यानी हेलोजन एटम से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? फॉस्फोरस का हैलाइड बनाएगा। दूसरा टाइप है PX5, जहां पर एक फॉस्फोरस का एटम X यानी हेलोजन के 5 एटम से मिलकर के फॉस्फोरस का हैलाइड बनाएगा। ओके, और जहां पर आपको पता है X मतलब क्या होता है? X मतलब होता है आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब होता है। ठीक है, यानी कि हेलोजन जो भी है आपके। ओके, तो यहाँ पर आप मेनली दो टाइप के हैलाइड्स पढ़ते हैं, और वो हैलाइड्स कौन से हैं आपके? फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड, जहां पर 3Cl से जुड़ेगा, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जहां पर फॉस्फोरस किससे जुड़ेगा? 5 क्लोराइड से जुड़ेगा। ओके, तो पहले हम बात करते हैं PCl3 की, यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की। ओके, phosphorus forms two types of halides, PX3 and PX5. फर्स्ट है आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि कौन से टाइप का है? PX3 टाइप का है, जहां पर P और ट्राई का मतलब 3, क्लोराइड का मतलब Cl, तो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है कैसा। ओके, शेप की बात करेंगे। शेप इसका पिरामिडल शेप पाया जाता है। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें आपको sp3 देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो कैसा होता है? एक P जो होता है वो 3Cl से इस प्रकार जुड़ा रहता है। यहाँ पर इसमें एक लोन पेयर पाया जाएगा। शेप कैसा हो गया इसका? पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। और ये ज्योमेट्री कहाँ से आई है? टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन से आई। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉस्फोरस की बात हो रही, तो फॉस्फोरस का आपका क्या होता है? 15 होता है परमाणु का क्रमांक। ओके, परमाणु का क्रमांक कितना होता है? 15 होता है फॉस्फोरस का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, 1s में कितने? 2, 2s में कितने? 2, 2p में कितने? 6, उसके बाद 3s में कितने? 2, 3p में कितने? 3। ठीक है, तो लास्ट की जो आउटर मोस्ट शेल है इसकी, या आप आउटर मोस्ट
शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको? 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 आपके एस में मिल रहे हैं और 3 पी में। तो चलिए ऑर्बिटल्स देख लीजिए सब शेल में। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3s की है ऑर्बिटल, और 3p में आपकी 3 ऑर्बिटल आती हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये 3p। अब हम क्या कह रहे हैं, PCl3 है तो 3 क्लोराइड क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे फास्फोरस को। तो जब यहाँ से 3 क्लोराइड अप्रोच करेंगे, 3 Cl अप्रोच करेंगे, तो ये आपस में ऑर्बिटल क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज होकर के क्या बनाती हैं, 4 ऑर्बिटल बनाती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, क्या बनाती हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती हैं। ठीक है, और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी होंगी, 1 2 3 4। ओके, तो एक तो होगी 3s की, जिसमें कि 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर पेयर पाया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और p की 3 ऑर्बिटल है, यही तो हमने कहा मर्ज कौन कौन सी हुई आपस में, एक 3s वाली थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, और 3 p वाली थी। ओके, जिनमें कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वही हम यहाँ पर दिखाएंगे, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 Cl इनको पेयर करने के लिए आएंगे। ओके, ये Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, सारे Cl के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, PCl3 बन गया। और इस प्रकार, क्योंकि एक s की ऑर्बिटल कौन सी वाली थी, ये वाली 3s वाली, एक s की ऑर्बिटल और 3 कितनी, ये वाली 3 p की ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाया उन्होंने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित किया। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, शेप आपका पिरामिडल आ रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे इसमें हम और चीजें पढ़ें। चलिए, अब सबसे पहले प्रिपरेशन यानी कि विरचन की बात करेंगे, बनाया किस प्रकार इसको जाएगा। तो पहला मेथड है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, क्या किया जाता है, श्वेत फॉस्फोरस पर शुष्क क्लोरीन को प्रवाहित करने से हमें क्या प्राप्त होती है, PCl3 प्राप्त होती है। ओके, तो P4 यानी कि फॉस्फोरस लिया गया है, उस फॉस्फोरस में क्लोरीन डाला गया है आपका, और वो फॉस्फोरस कौन सा है, व्हाइट फॉस्फोरस चूंकि हम ले रहे हैं, उसके ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया गया है, ड्राई क्लोरीन पास कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो शुष्क क्लोरीन को प्रवाहित करने पर आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 4PCl3 प्राप्त हो रहा है। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या है आपका, PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड विद व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, पहली विधि कहती है बनाने की कि क्लोरीन को पास कीजिए व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर, तो क्लोरीन जब व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर डाली जाएगी तो उससे क्या होगा, PCl3 बनेगा। और दूसरा मेथड कह रहा है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड। अब थायनिल क्लोराइड को लिया जाएगा किसके साथ, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ, और वहां पर आपको क्या बनती हुई दिखेगी, PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनती हुई नजर आएगी। ओके, तो P4 प्लस एक SOCl2 में क्या बन रहा है आपका, 4PCl3 प्लस 4SO2 2S2Cl2। ओके, तो यहाँ पर P4 यानी फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ हुई है, थायनिल क्लोराइड के साथ। थायनिल क्लोराइड क्या है आपका, SOCl2। ओके, ये इसके 8 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, इन दोनों को एक साथ लेने पर रिएक्शन किस प्रकार होती है कि आपको यहाँ पर 4PCl3 यही आपका को बनाना था, जो कि क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और 2S2Cl2 भी प्राप्त होता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से प्रिपरेशन। तो इसको आप लिखेंगे, श्वेत
फॉस्फोरस को P लिख रही हूं, पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने पर ओके। और दूसरा क्या है, थायनिल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फॉस्फोरस से करने पर, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड व श्वेत फॉस्फोरस की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा आपको, PCl3 प्राप्त होगा, ओके। आगे देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण, रासायनिक गुण यानी कि अब PCl3 जो है वो रिएक्ट करेगा अलग अलग तत्वों से, अलग अलग यौगिकों से, और फिर आपका अलग अलग प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैसा है, कलरलेस है। रंगहीन और कैसा है, तैलीय द्रव है, यानी कि ऑयली लिक्विड है। ओके, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी नमी, नमी के संपर्क में आने पर या नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है, ओके। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है कि H2O वहां पर चूंकि उसके साथ जुड़ रही है, तो आप देखेंगे किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा। तो PCl3 प्लस थ्राइस H2O क्या दे रहा है आपको, H3PO3 दे रहा है, और साथ में थ्राइस HCl आपको प्राप्त हो रहा है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, it reacts with organic compounds containing OH group to produce their chloro derivatives, ठीक है। तो क्या होता है, ये अभिक्रिया करता है जिनमें OH समूह पाए जाते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिकों के साथ। तो OH समूह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो जिनमें लगा होगा COOH और एक जिनमें OH। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो कंपाउंड होंगे और एल्कोहल वाले जो कंपाउंड होंगे, इन्हीं में आपका OH ग्रुप देखने को मिलता है। तो इनके साथ जब आपका PCl3 रिएक्ट करेगा तो वहां से OH को हटा करके, OH हट जाएगा एक OH, और OH की जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है चूंकि। तो Cl के आने से वो क्या बन जाएगा, क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब PCl3 किसी ऐसे कंपाउंड जहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है ऐसे कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने से क्या होगा, वो OH को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे Cl आ जाएगा चूंकि। तो Cl के जुड़ने से वो क्या बन जाएगा, क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा, ओके। चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो पहला आपका क्या है, इथेनॉल के साथ PCl3 की रिएक्शन हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये OH था इसको Cl ने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो Cl यहाँ पर जुड़ चुका है और OH हट चुकी है। तो ये अब क्या बन चुका है, क्लोरो डेरिवेटिव बन चुका है, ओके। और क्या हो सकता है आपका, OH की जगह और क्या आ सकता है, COH वाला आ सकता है। यानी सपोज आपके पास है CH3COOH, ये है आपके पास, ओके। इसके भी आप 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसकी रिएक्शन हो रही है किससे, PCl3 से। तो अभी भी आपका क्या होगा, जहां पर OH था OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ओके। तो CH3 और CO था,
सिर्फ OH हटेगा, COOH था तो यहाँ से सिर्फ OH हटेगा और OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ओके, और आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम वही H3PO3 बनेगा। तो इस प्रकार जहां पर OH था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसकी रिएक्शन जब PCl3 से कराई गई तो PCl3 क्या करता है, OH को उस कंपाउंड से हटा देगा, वहां पर Cl जुड़ जाती है और क्लोरो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई कि नमी की उपस्थिति में जल अपघटन हो रहा है, और वहीं पर जब आप किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH है, यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई कंपाउंड है या अल्कोहल का कोई कंपाउंड है, तो उस केस में PCl3 क्या करता है, वहां से OH को हटा देता है और Cl वहां पर जुड़ जाती है और क्या प्राप्त होते हैं, क्लोरो डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो इसमें आप लिखेंगे कि नमी की उपस्थिति में जल अपघटित होता है। ओके, और दूसरा क्या है आपका, OH समूह वाले कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया करके क्लोरो व्युत्पन्न देते। चलिए नोट करिए। चलिए, तो ये हो गया PCl3, आपको समझ आ गया होगा PCl3 के बारे में। अब बात करते हैं PCl5 की। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है PCl3 का, जहां पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आपको दिखाए गए। 100 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ जो P और Cl के बीच की लेंथ है बॉन्ड की, वो है 204 पिकोमीटर। ओके, स्ट्रक्चर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाईली टॉक्सिक कंपाउंड। द कंपाउंड हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप इन विच फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो ये आपकी संरचना की बात होगी, स्ट्रक्चर यानी संरचना। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, PCl5, जहां पर हमने क्या बोला कि PCl5 क्या है आपका, कि जहां पर एक फॉस्फोरस 5 क्लोरीन एटम के साथ जुड़ रहा है। ओके, और पहले भी हमने फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन देखी PCl3 के केस में, तो हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर है। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। अब ये d कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 3 शेल इन्वॉल्व हो रही हैं। 3 सेल कौन कौन सी, 1 वाली जिसको आप K कहते हैं, 2 वाली जिसको आप L कहते हैं, और 3 वाली जिसको कि आप M कहते हैं। ठीक है, KLM शेल। पहली शेल में आपकी कौन सी सब शेल होती है, S होती है। जब आप दूसरी शेल की बात करते हैं तो दूसरी शेल में आपकी कितनी सब शेल आ जाती है, S और P आ जाती है, 2 प्रकार की। तीसरी शेल में आपकी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सब शेल्स आती हैं। तो वो क्या क्या होती है तीसरी शेल में, तीसरे में आता है आपका 3S, 3P और 3D आता है। ठीक है, तो ये D वाली जो ऑर्बिटल होती है वो एक्चुअली होती है खाली। क्यों, क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन तीसरी वाली शेल में जाने हैं, वो चले जाते हैं 2s में, 3s2, और आपके बचे हुए 3 कहाँ जाते हैं, 3p3 में। अब जो 3d वाला है वो क्या रह जाता है, खाली, तो हम जिसको 3d जीरो की रूप में दिखा देते हैं। ओके, ये हो गया 3d जीरो। ये कौन सी स्टेट है, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट।
जब किसी प्रकार से आपका जो फास्फोरस है वो एक्साइट नहीं हुआ है। जब वो एक्साइट होगा तो जो S वाला इलेक्ट्रॉन है, S में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3S में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और 3P में कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1 1 1। ठीक है, ये एक्साइट होने पर क्या, ये हमने एक्साइटेशन वाली स्टेट पहले भी पढ़ी है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है और कौन सी ऑर्बिटल में चले जाते हैं? जो यहाँ, ये आपकी 3D की ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो अब सारे क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए। पहले 3s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे 2, अब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है? 3D, जो पहले खाली थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। पांचों कैसे हो गए? अनपेयर्ड हो गए। एक S में है, 3 P में है और एक किस में है? D में। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है? ये कौन सा क्या है? उत्सर्जित अवस्था में। ठीक है, यानी एक्साइटेड स्टेट में। 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक तो सेम है। हुआ क्या? 3s में 1 हो गया है जो कि पहले 2 था, और वो एक इलेक्ट्रॉन S का कहाँ चला गया है? 3D में चला गया, और 3P में तो पहले भी 3 थे, अभी भी 3 है, बस अब 3D 1, ये इतना ऐड हो गया है। ओके, और ये कब हुआ? जब Cl ने अप्रोच किया। Cl के कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे, 5Cl है ना, PCl 5 Cl ने जब अप्रोच किया तो इस प्रकार यहाँ पर इन 5 ऑर्बिटल की मर्जिंग होती है। क्या होती है? मर्ज करते हैं आपस में, और मर्ज करने पर कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? आपकी 3s की एक ऑर्बिटल, 3p की 3 ऑर्बिटल और 3d की एक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हो गया s, p के कितने? 3 और d का 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको वहां पर देखने को मिलता है। और PCl5 में किस प्रकार से आपको Cl फास्फोरस से जुड़े हुए मिलते हैं? तो यहाँ पर कुछ आते हैं इस प्रकार से, 3 Cl इस प्रकार से जुड़े होते हैं, जो सेम प्लेन में होंगे, और एक दूसरे प्लेन में होते हैं जो इसमें मिलेंगे आपको। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? PCl5 का पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, शेप की, तो शेप आपका क्या होता है? यहाँ पर ट्राइगोनल आपको शेप यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। ओके, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज अ येलोइश व्हाइट वाटर सेंसिटिव सॉलिड। ओके, it is soluble in carbon tetrachloride, carbon disulfide, benzene and diethyl ether. ओके, ये क्या होता है? येलोइश व्हाइट होता है, यानी कि पीला सफेद रंग का कुछ दिखाई देता है, वाटर सेंसिटिव सॉलिड है, और क्या होता है? सॉल्युबल, विलेय होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड में। वहीं पर बेंजीन और डाइइथाइल ईथर के साथ भी क्या होता है? सॉल्युबल होता है। It has a trigonal bipyramidal structure in gaseous and liquid phase. Gaseous और liquid phase में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। In a solid state, जब ये ठोस अवस्था में आता है, it exists as an ionic solid. ये किसके रूप में पाया जाता है? आयनिक सॉलिड के रूप में पाया जाता है, जहां पर PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में ये पाया जाएगा। In which the cation PCl4 प्लस is a tetrahedral, जहां पर PCl4 पॉजिटिव जो आयन हमें केटाइन के रूप में मिल रहा है, वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाएगा। और दूसरा जो PCl6 माइनस एनायन जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। ओके, तो ये आपका टोटल हो गया किसके बारे में? PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कि उसका अपीयरेंस किस प्रकार का है उसके बारे में। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रिपरेशन यानी कि विरचन बनाया किस प्रकार जाएगा? तो व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस reacts with an excess of dry chlorine
अब क्या किया जा रहा है, फिर से श्वेत फास्फोरस लिया जा रहा है, लेकिन क्लोरीन को अब एक्सेस यानी कि ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है। PCl3 में हमने सिर्फ कहा था कि शुष्क क्लोरीन प्रवाहित की जाएगी तो PCl3 मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आधिक्य में आपको क्लोरीन डालना पड़ेगा, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होगा। आधिक्य का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जब वहां पर Cl3 है और यहाँ पर Cl के 5 है तो मात्रा बढ़ रही है Cl की, तो सिंपल ही है कि अब वहां की अपेक्षा यानी PCl3 को बनाते वक्त जो Cl आपने यूज की है उसकी अपेक्षा यहाँ पर Cl को ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। ओके, तो रिएक्शन आपकी P4 प्लस 10Cl2, अब Cl की मात्रा बढ़ा दी है, तो वहां पर आपने 6Cl2 लिए थे, यहाँ पर आप ले रहे हैं 10Cl2 और आपको क्या मिल रहे हैं, 4PCl5 प्राप्त हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO2Cl2 एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है फॉस्फोरस को, और क्या मिल रहा है हमको, PCl5 मिल रहा है। ओके, तो P4 प्लस 10 SO2Cl2 इक्वल टू 4 PCl5 प्लस 10 SO2। ओके, तो यहाँ पर भी आपको क्या बनते हुए दिख रही है, PCl5 बनते हुए दिख रही है। तो ये दोनों क्या हो गई, विरचन की विधियां हो गई, यानी कि प्रिपरेशन मेथड हो गए, किसको बनाने की, PCl5 को बनाने। ओके, तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दो प्रकार से फास्फोरस के हैलाइड को देखा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को। ओके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की गुणों की बात की, स्ट्रक्चर की बात की और विरचन की विधियों की को हमने यहाँ पर समझा। वहीं पर PCl3 में हमने उसके स्ट्रक्चर को और विरचन की विधियों को अच्छे से समझा। ओके, आने वाले सेशन में हम PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के गुणों की बात करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई भी डाउट होगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।